एकेडमिक्स की तरफ से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अल्काइल हैलाइड में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक SN1। SN1 भी है हमारे पास, SN2 भी है, SNI भी है और SN एरोमेटिक भी है। लेकिन यहाँ पर SN1 1 से मुराद है यूनिमॉलिक्यूलर, N से मुराद है न्यूक्लियोफिलिक और S से मुराद है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यूनिमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ये टर्शियरी अल्काइल हैलाइड में होता है। और टर्शियरी अल्काइल हैलाइड, ये याद रखिए, अल्काइल हैलाइड ये सबस्ट्रेट है। पहले आप जान लें कि सबस्ट्रेट क्या होता है। एक होता है रिएक्टेंट, और रिएक्टेंट में दो चीजें होती है। एक होता है सबस्ट्रेट होता है, दूसरा जो होता है रिएजेंट होता है। अब जो सबस्ट्रेट है जिसकी हम केमिकल रिएक्शन पढ़ते हैं वो सबस्ट्रेट है। तो हम केमिकल रिएक्शन अल्काइल हैलाइड के पढ़ते हैं, इसीलिए हमारे पास यह टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है, ये सबस्ट्रेट है, इसकी हम केमिकल रिएक्शन पढ़ते हैं। और जिसके थ्रू पढ़ते हैं तो वो रिएजेंट कहलाता है। रिएजेंट अटैकर होता है, ये सबस्ट्रेट पे अटैक करता है और इसके अटैक से रिएक्टेंट से फिर प्रोडक्ट जो है वो क्या होता है, वो बन जाता है। तो हमारे पास यहाँ पर टर्शियरी अल्काइल हैलाइड एक्ट एज अ सबस्ट्रेट। दूसरा SN1 रिएक्शन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की मौजूदगी में होता है। और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ऐसा सॉलिड होता है जो कि पोलर होता है और इसमें ये प्रोटॉन देने वाला होता है, लेकिन इसमें जो हाइड्रोजन होता है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ बॉन्डेड होता है। इस तरह से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जो है आपके पास फोन है, FON फोन, तो इसके साथ बॉन्डेड होता है, तो ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है। अब मैं बाद में बताऊंगा कि ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का काम क्या होता है। इसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होता है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा है। ये कार्बन और हैलोजन के दरमियान जो बॉन्ड होता है उसको वीक कर देता है, बहुत वीक बनाता है इसको, ताकि वो इजीली ब्रेक हो जाए, ताकि इजीली केटाइन क्रिएट हो जाए। आप देखिए, तो ये टू स्टेप रिएक्शन होता है। एक में केटाइन बन जाता है, बॉन्ड ब्रेकिंग होती है। अब जब बॉन्ड ब्रेकिंग होती है तो ये स्लो स्टेप होता है, बॉन्ड ब्रेकिंग स्लो स्टेप, और ये रेट डिटर्मिनेशन स्टेप होता है जिसमें फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन होता है। और ये याद रखिए, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड में कार्बोकेटाइन बहुत स्टेबल होता है, जो कि मैं आपको बाद में बताऊंगा क्यों स्टेबल होता है कार्बोकेटाइन, हाइपर कंजुगेशन की वजह से। और हाइपर कंजुगेशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसके बाद फास्ट स्टेप रिएक्शन होता है, फास्ट रिवर्सिबल भी हो सकता है क्योंकि केटाइन और एनाइन सामने आ जाते हैं। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। इसका रेट क्यों फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, क्योंकि इसका रेट सिर्फ और सिर्फ सबस्ट्रेट पे यानी टर्शियरी अल्काइल हैलाइड पे डिपेंड करता है। जो रिएजेंट होता है, रिएजेंट में जो न्यूक्लियोफाइल होता है उस पर डिपेंड नहीं करता, अभी बताऊंगा आपको। इसमें 50% इन्वर्जन और 50% रिटेंशन होता है। इट फॉर्म पार्शियली रिसीमिक मिक्सचर, ये भी बताऊंगा क्योंकि इसमें रिटेंशन जो है वो कम और इन्वर्जन जो है वो 75% इन्वर्जन 25% रिटेंशन होता है। तो पार्शियली रिसीमिक मिक्सचर बनाता है, 100% रिसीमिक नहीं होता है। अब ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है और एक्सोथर्मिक प्रोसेस लो टेम्परेचर पे वाक़या होता है इजीली। जब हमारे पास SN1 रिएक्शन होता है तो टेम्परेचर को हमने लो करना है, लो रखना है। और अगर टेम्परेचर को लो रखोगे
तो ये याद रखिए, ये प्रोसेस इजीली टेक्स प्लेस। सो यहां पर हाइब्रिडाइजेशन sp3 से टेट्राहेड्रल से sp2 प्लेनर, और फिर वहां से sp3 वापस बन जाता है टेट्राहेड्रल। आइए हम एग्जांपल पेश करते हैं आपके सामने। हमारे पास है ये टर्शियरी अल्काइल हैलाइड, ये आप देख सकते हैं टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। टर्शियरी अल्काइल हैलाइड इसको हम क्यों कहते हैं? देखिए, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड इसको हम इसलिए कहते हैं कि हमारे पास, गौर से देखिए, हमारे पास ये जो टर्शियरी कार्बन है ये मानो हेलो है, लेकिन यहां पर हेलोजन टर्शियरी कार्बन के साथ अटैच है। अब होगा क्या, ये बात याद रखिए, यहां पर आपके सामने ये हो सकता है कि देखिए, इससे आपके पास ये जो हेलोजन है, ये जो बॉन्ड है, इसका ब्रेकिंग ये आसानी से नहीं हो सकता है। अब देखिए क्या होगा कि हमारे पास यहां हमने टेम्परेचर को लो रखना है, लो टेम्परेचर और पोलर पोरोटिक सॉल्वेंट होना चाहिए, और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट वाटर होता है, मीथनॉल होता है, इथेनॉल होता है। ये देखिए, ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। इसकी मौजूदगी में होता क्या है, यहां पर सबसे पहले आपके पास है पोटाशियम हाइड्रो ऑक्साइड, और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या है, इक्वस पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। अब ये सबस्ट्रेट है, लेकिन ये वाला जो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है ये रिएजेंट है, और इसमें ये याद रखिए, ये आपके पास ये वाला पोर्शन ये आपके पास है रिएजेंट में, ये रिएजेंट है, ये सबस्ट्रेट है, ये आपके पास है न्यूक्लियोफाइल जिस पे नेगेटिव चार्ज होता है। अब होगा क्या, देखिए, सबसे पहले पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या करेगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वजह से कार्बन और ब्रोमीन के दरमियान इस बॉन्ड को वीक करता है। तो जब बॉन्ड वीक हो जाएगा तो ये देखिए, यहां पर आपके सामने यहां CH3, यहां पर CH3 और यहां CH3, और यहां कार्बोकेटाइन बनेगा, टर्शियरी कार्बोकेटाइन, और इससे Br न्यूक्लियोफाइल जो है वो रिमूव हो जाता है। तो सबसे पहले इजीली लीविंग न्यूक्लियोफाइल होता है, तो वहां पर SN1 रिएक्शन होता है इजीली, और इसका रेट भी डिपेंड करता है जब आप लीविंग ग्रुप, इजीली लीविंग ग्रुप आपके पास हो। तो चलो, ये कार्बोकेटाइन, लेकिन यहां देख ले, ये CH3 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 इनके दरमियान रिपल्जन होगा। अब जब रिपल्जन होगा तो ये अपने आप को इस तरह से प्लेनर फॉर्म में अपने आप को अरेंज करेगा, क्योंकि यहां स्टीरिक रिपल्जन होती है, और ये अगर इस फॉर्म में अपने आप को अरेंज करेगा तो ये प्लेनर होगा। यहां पर हाइब्रिडाइजेशन sp3, और यहां पर हाइब्रिडाइजेशन sp2, और यहां आपके पास आ जाता है Br, ये नेगेटिव है। अब होगा क्या कि ये जो सेकंड स्टेप है, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप में आप देख ले, यहां आपके पास है CH3, ये CH3, यहां CH3, इस प्लेनर कार्बोकेटाइन, टर्शियरी कार्बोकेटाइन, ये वाला sp2 हाइब्रिडाइज हो गया। अब इसमें एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल्स है जो इस प्लेनर स्ट्रक्चर के ऊपर परपेंडिकुलर है। अब यहां पर रिएजेंट से न्यूक्लियोफाइल आता है, वो कौन सा न्यूक्लियोफाइल होता है, ये देख ले, OH न्यूक्लियोफाइल है, ये आप देख सकते हैं, ये न्यूक्लियोफाइल। अब ये न्यूक्लियोफाइल 50% यहां फ्रंट साइड से रिटेंशन, 50% रिटेंशन फ्रंट साइड से अटैक करता है, और 50% इन्वर्जन
बैक साइड से अटैक करता है, इन्वर्जन, ये बैक साइड से अटैक करता है। अब होगा क्या, इसमें हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज है। एक पॉसिबिलिटी ये है कि अगर ये फ्रंट साइड से अटैक करता है तो यहां बनेगा CH3, यहां कार्बन है, यहां CH3, यहां CH3 और यहां पर OH आएगा। और यहां पर दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि OH यहां पर हो, यहां पर आपके पास CH3, ये आपके पास है CH3 और यहां पर CH3। अब अगर आपके पास ये वाला कार्बन इथाइल हो, यानी ये आपके पास है इथाइल, ये वाला इथाइल है, ये आपके पास मिथाइल और ये आपके पास प्रोपाइल, तो फिर ये वाला जो कार्बन है ये कायरल कार्बन है। इसी तरह से ये वाला आपके पास क्या होगा, ये वाला आपके पास ये निचला ये इथाइल होगा, ये मिथाइल होगा और ये आपके पास प्रोपाइल होगा। तो ये आपके पास ये कायरल कार्बन ये प्लेन पोलराइज लाइट को राइट हैंड साइड रोटेट करेगा, तो ये लेफ्ट हैंड साइड रोटेट करेगा। ये ल्यू रोटेटरी सब्सटेंस होगा, ये डिक्स्ट्रो रोटेटरी सब्सटेंस होगा। अगर हम इन दोनों की फॉर्मेशन हो जाए और दोनों को 50% कर दे और इससे प्लेन पोलराइज लाइट को हम रोटेट करें, तो वो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट नहीं कर पाएगा। हाँ, ये 100% राइट हैंड साइड रोटेट करेगा, ये 100% लेफ्ट हैंड साइड रोटेट करेगा, लेकिन अगर दोनों को मिक्स अप कर दे तो ये प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट नहीं कर पाएगा। अब इसमें हमारे पास रिटेंशन जो है उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, यानी 75% है, तो थोड़ी बहुत इसमें जो है प्लेन पोलराइज लाइट को स्लाइटली रोटेट कर सकता है। अगर 50% हो तो वो फिर नहीं कर पाएगा। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास ये है कि 2 पॉसिबिलिटी है, सारे अल्काइल ग्रुप एक जैसे है तो इसमें ये कायरल कार्बन नहीं है। हमारे पास ये अगर कार्बन मुख्तलिफ होते तो फिर ये कायरल कार्बन बन जाता। अब हमारे पास क्या है कि 2 पॉसिबिलिटी है, एक CH3 यहां पर, एक CH3 यहां, एक CH3 यहां पर क्या बन जाता, OH, यहां आपके पास OH, यहां CH3, यहां CH3 और यहां पर CH3। तो अब हुआ क्या, मैंने बताया कि ये टर्शियरी अल्काइल हैलाइड में होता है, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। फिर मैंने कहा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, यानी वाटर पोलर है, ये देखिए ये आपके पास पोलर प्रोटिक है, देखिए इस पे पार्शियल नेगेटिव, इस पे पार्शियल पॉजिटिव, तो ये पोलर है और ये प्रोटॉन देता भी है, और जब प्रोटॉन देता है तो ये पोलर प्रोटिक हो गया, तो वो इजीली न्यूक्लियोफाइल को रिमूव करेगा और दूसरा न्यूक्लियोफाइल रिएजेंट से इस पे आसानी से अटैक करेगा। यहां से Br रिमूव होता है और वहां से पोटाशियम, तो Br और पोटाशियम आपस में मिलके पोटाशियम ब्रोमाइड को बनाएगा। हमने इसको पढ़ना है। तो सबसे पहले 2 स्टेप रिएक्शन, फर्स्ट स्टेप में कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन होता है, दूसरे स्टेप में फास्ट स्टेप होता है, और वो फास्ट स्टेप क्या होता है कि 50% रिटेंशन और 50% इन्वर्जन होता है। इसमें ये फर्स्ट स्टेप जो है ये रिवर्सिबल, फर्स्ट स्टेप जो है वो रिवर्सिबल होता है। अच्छा, अब ये आपके पास क्या होता है, ये आपके पास 50% फ्रंट साइड से और 50% बैक साइड से अटैक करता है, तो ये रिसीमिक मिक्सचर बनाता है। और इसके लिए टेम्परेचर को मैंने बता दिया कि टेम्परेचर को लो रखना है क्योंकि एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। और ये याद रखिए, यहां टेट्राहेड्रल, ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री थी, ये प्लेनर हो गई है। अब प्लेनर से दोबारा ये टेट्राहेड्रल sp3 हाइब्रिडाइज में कन्वर्ट हो गई है। अब हमारे पास है कुछ फैक्टर अफेक्टिंग SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन के लिए कुछ फैक्टर है जो कि SN1 रिएक्शन को इफेक्ट करता है, तो उसको हम एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले
सबसे पहले हम जाते हैं और एक्सप्लेन करते हैं अल्काइल हैलाइड नेचर। यहां पर लिखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग SN1 मैकेनिज्म फैक्टर अफेक्टिंग SN1 मैकेनिज्म। सबसे पहले है नेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड नेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड। अगर हमारे पास अल्काइल हैलाइड यानी ये वाला अल्काइल हैलाइड हो CH3 ये कार्बोकेटाइन है, इससे हेलोजन रिमूव हुआ, टर्शियरी कार्बोकेटाइन हुआ। अब देखिए यहां आपके पास है CH3, यहां हाइड्रोजन, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। अब देखिए ये आपके पास है प्राइमरी कार्बोकेटाइन, ये और ये आपके पास है CH3, यहां पर ये 0 डिग्री कार्बोकेटाइन है। तो यहां पर इसमें SN1 रिएक्शन जो है वो याद रख के टर्शियरी अल्काइल हैलाइड में आसानी से होता है। क्योंकि इसमें स्टेबल कार्बोकेटाइन होता है। तो देखिए अल्काइल हैलाइड जिसमें कार्बोकेटाइन स्टेबल हो, अगर कार्बोकेटाइन स्टेबल हो तो वहां पर SN1 रिएक्शन होता है। अब हम एक और एग्जांपल आपके सामने रखते हैं। ये आपके पास है CH3, यहां आपके पास है CH3, हाइड्रोजन है, ये प्लस है। दूसरे हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH और यहां पर आपके पास है CH2। अब इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम एलाइलिक कार्बोकेटाइन और सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। यहां पर हाइपर कंजुगेशन होता है लेकिन यहां पर रेजोनेंस होता है। अब हम रेजोनेंस क्यों? पाई सिग्मा केटाइन, तो इसकी स्टेबिलिटी जो है ज्यादा है, तो SN1 रिएक्शन इसमें आसानी से होता है एज कंपेयर टू दिस वन। लेकिन ये देखा गया है कि अगर ये टर्शियरी कार्बोकेटाइन है, ये देखिए इसमें रेजोनेंस पहले में आपके पास रेजोनेंस डोमिनेंट था, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, यहां पर हाइपर कंजुगेशन है। ये देखिए क्यों हाइपर कंजुगेशन? मैंने हाइपर कंजुगेशन आपको पढ़ाया है कि ये देखिए शफलिंग ऑफ सिग्मा बॉन्ड होता है, यहां से ये बॉन्ड शफल होके यहां पर आएगा तो ये पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाता है, फिर ये वापस यहां पर आ जाता है, फिर पॉजिटिव अपीयर होता है। तो इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर बनते हैं, जबकि यहां पर रेजोनेंस होता है, हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर 6 बनते हैं। लेकिन रेजोनेंस जो है वो रेजोनेंस वो डोमिनेंट होता है किस पे? हाइपर कंजुगेशन पे। लेकिन याद रखिए अगर यहां पर टर्शियरी कार्बोकेटाइन हो तो फिर ये 9 हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर बनते हैं। इस सूरत में ये रेजोनेंस यानी पाई सिग्मा केटाइन रेजोनेंस जो है वो वीक बन जाता है और टर्शियरी कार्बोकेटाइन जो है वो मोर स्टेबल होता है हमेशा के लिए। एक्सपेरिमेंटली ये प्रूफ है। अब हमारे पास ये आपके पास है, देखिए ये आपके पास है एरोमेटिक कार्बोकेटाइन, आप देख ले यहां आपके पास है CH3, ये आपके पास है कार्बोकेटाइन, ये आप देख ले। अब यहां पर आपके पास है टर्शियरी कार्बोकेटाइन। तो इस टर्शियरी कार्बोकेटाइन में हाइपर कंजुगेशन 9 होते हैं,
लेकिन यहां पर देखिए हाइपर कंजुगेशन भी होता है, साथ साथ रेजोनेंस भी होता है। तो ये याद रखिए ये कार्बोकेटाइन ये मोर स्टेबल होता है एज कंपेयर टू दिस वन। अब देखिए अगर आपके पास फिनाइल यानी बेंजीन रिंग है और यहां पर आपके पास है दूसरा बेंजीन रिंग और यहां पर आपके पास है तीसरा बेंजीन रिंग, ये कार्बोकेटाइन है। यहां आपके पास है बेंजीन रिंग फिनाइल रिंग, ये देखिए फिनाइल है बेंजीन रिंग है, यहां पर हाइड्रोजन, तो यहां बेंजीन रिंग ज्यादा है तो रेजोनेंस यहां पर ज्यादा होगा एज कंपेयर टू दिस वन। सो यहां पर ये कार्बोकेटाइन में SN1 रिएक्शन आसानी से होता है। तो मतलब ये है कि नेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड में जब कार्बोकेटाइन हेलोजन के जाने के बाद कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल होता है तो वहां पर ये याद रखिए वहां पर SN1 रिएक्शन होता है। अब हम जाते हैं लिविंग ग्रुप की तरफ। रेट जो है वो डिपेंड करता है लिविंग ग्रुप पे। याद रखिए लिविंग ग्रुप लिविंग ग्रुप ये याद रखिए लिविंग ग्रुप कौन सा लिविंग ग्रुप? न्यूक्लियोफाइल लिविंग ग्रुप। किससे? फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। अच्छा अब आपके पास है क्या? गुड लिविंग ग्रुप फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। गुड लिविंग ग्रुप किस तरह से आप फाइंड आउट करोगे? ये याद रखिए स्ट्रॉन्ग एसिड जो है उससे जब हाइड्रोजन ये दे देता है, स्ट्रॉन्ग एसिड जब हाइड्रोजन दे देता है तो उससे वीक कंजुगेट बेस बनता है। और वीक कंजुगेट बेस जब बन जाता है हाइड्रोजन के जाने के बाद तो ये वीक कंजुगेट बेस जो है इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं गुड लिविंग ग्रुप। ये गुड लिविंग ग्रुप होता है। देख ले हम एक्सप्लेन करते हैं। ये आपके पास है CH4, ये CH3 देता है, इस पे नेगेटिव इस पे पॉजिटिव। अब हम देखते हैं इसके बाद अमोनिया है NH3, ये देखिए NH2 देता है और हाइड्रोजन दे देता है। इसके बाद है H2O, ये देखिए आपके पास है OH नेगेटिव बन जाता है और हाइड्रोजन बन जाता है। और यहां पर हाइड्रोजन फ्लोराइड है तो यहां पर आप देख ले फ्लोराइड बन जाता है और हाइड्रोजन। इनमें से पीरियड में से ये स्ट्रांग है, ये स्ट्रांग एसिड है। तो ये जो है अगर ये स्ट्रांग एसिड है तो ये आपके पास क्या होगा? ये आपके पास वीक कंजुगेट बेस होगा, वीक कंजुगेट बेस होगा। और वीक कंजुगेट बेस ये गुड, याद रखिए गुड लिविंग, ये गुड लिविंग ग्रुप होगा। तो इसमें से ये, लेकिन अगर इसको देखा जाए तो ये वेरी 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 वीक एसिड है। तो अगर ये वीक एसिड है तो इसका ये जो है स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस होगा और स्ट्रॉन्ग कंजुगेट गुड लिविंग ग्रुप नहीं होता है। इसी तरह से अगर हम पीरियड ग्रुप में जाए तो हमारे पास हाइड्रोजन फ्लोराइड है, हाइड्रोजन क्लोराइड है, हाइड्रोजन क्लोराइड है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड है और हाइड्रोजन आयोडाइड है। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। और होगा क्या? यहां पर हाइड्रोजन देता है और आयोडीन देता है। ये आप देख ले यहां पर आपके पास हाइड्रोजन देगा और फ्लोरीन देगा। अब ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये रिलेटिवली वीक एसिड है। तो अगर ये वीक एसिड है तो ये आपके पास ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये वीक कंजुगेट बेस होगा। और वीक कंजुगेट बेस गुड लिविंग ग्रुप होता है, गुड लिविंग ग्रुप होता है। और ये कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस होता है, स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस होता है, स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस होता है। यहां मामला पीरियड में है और यहां पर मामला
जो है वो ग्रुप में है। तो हमारे पास गुड लिविंग ग्रुप जो है वो आयोडीन जो है वो गुड लिविंग ग्रुप है, फिर इसके बाद ब्रोमीन है, फिर क्लोरीन और फिर फ्लोरीन। लेकिन पीरियड में आपके पास गुड लिविंग ग्रुप जो है फ्लोरीन है, फिर इसके बाद हाइड्रोक्सिल आयन है, फिर NH2 है और फिर इस तरह से CH3 नेगेटिव है। तो ये हमने दो चीजें बता दी, गुड लिविंग ग्रुप पे भी डिपेंड करता है और इसके अलावा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ऐसा सॉल्वेंट जो पोलर हो और उसमें जो प्रोटॉन देने वाला हो। ये देखिए ये वाटर है, इसमें हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ अटैच है और ये पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, ये प्रोटॉन देता भी है। इस तरह से यहाँ हाइड्रोजन फ्लोराइड है, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ अटैच है, ये प्रोटॉन देने वाला है। इस तरह से अमोनिया जो है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का काम क्या होता है कि ये डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कार्बन और हेलोजन के दरमियान बॉन्ड को वीक करता है और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसकी ज्यादा है। लेकिन नॉन पोलर या पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट जो पोलर हो लेकिन एप्रोटिक, जिस तरह हमारे पास एसीटोन है, देखिए इसमें हाइड्रोजन जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ डायरेक्टली बॉन्डेड नहीं है। इस तरह से ये भी आपके पास पोलर है, ये पोलर है लेकिन एप्रोटिक है। तो this is the total story about the SN1 mechanism, unimolecular nucleophilic substitution reaction. Thank you for watching this video. Allah Hafiz.